MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में डायबिटीज़ के चैप्टर में डाइटरी मैनेजमेंट फॉर ए डायबिटिक पेशेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, डाइटरी मैनेजमेंट बहुत बड़ा और चैलेंजिंग टॉपिक है। क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो दवा से ज़्यादा डाइट से कंट्रोल हो सकती है। इस पे तमाम स्टडीज़ हुई हैं और उन स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की कि मधुमेह रोग का नियंत्रण यदि पाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्यक्ति को अपना सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहिए और जो आहारीय प्रणाली है, जो आहार लेने का तरीका है, उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। आहार यानी डाइट उसकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व उसको रोग की अवस्था के अनुसार प्राप्त हो जाएं। एक डायबिटिक पेशेंट का दूसरे डायबिटिक पेशेंट का एक सा आहार नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैरी करता है। इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। ये होते हैं एज के कारण, सेक्स के कारण और रोग की स्थिति के कारण। यानी एज बहुत बड़ा फैक्टर है। किस एज ग्रुप में डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो मेल है या फीमेल है, और उसकी जो डिज़ीज़ की कंडीशन है वो माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है या सीवियर कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बुक है वो आहार एवं संपूर्ण आहार एवं पोषण विज्ञान वाली ही बुक है और 271 से लेकर 274-5 पेजेस तक आपको इसमें पढ़ना है। जिनके पास बुक हो आप खोल लीजिए। देखो, कोहन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने रोगी के आहार पर, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के कंट्रोल्स बताए। पहला इन्होंने बताया केमिकल कंट्रोल, यानी रासायनिक नियंत्रण। इसमें भोज्य पदार्थों की नाप तौल करके आहार का नियोजन किया जाता है। नाप तौल करके मतलब पूरी तरह से जो भी डाइट दी जाए वो मेज़र हो। और इंसुलिन की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित की जा सकती है। रक्त में सबसे पहले क्या चीज़ें मालूम करना है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या चल रहा है, नॉर्मल लेवल क्या है और पेशेंट का क्या है। क्या लेवल बहुत बढ़ गया है कि यूरिन में पास हो रहा है शुगर, या मूत्र शर्करा से मुक्त है, अभी उसमें नहीं आ रहा। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो डायबिटीज़ की तीव्रता को कम करता है। परंतु कुछ जो चिकित्सक हैं उनका कहना है कि इस प्रकार के नियंत्रण से रोग का उपचार होता ना तो रोग का उपचार होता है और ना ही व्यक्ति का। रोग के लक्षण, दूसरा इन्होंने कहा कि क्लिनिकल कंट्रोल। इसके अंतर्गत इंसुलिन द्वारा रोगी को कीटोसिस से बचाने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि जब हार्मोन इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है, या तो बिल्कुल सिक्रीट नहीं करता है या बॉडी में काम ही नहीं कर रहा है, तो ब्लड में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। उस अवस्था को हम कीटोसिस कहते हैं। मूत्र में शर्करा यानी यूरिन में शुगर आ रही है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर ये कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आहार में जो परिवर्तन किया जाता है वह केवल शरीर के सामान्य भार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कुछ चिकित्सक ऐसे भोज्य पदार्थ पर जो केवल कार्बोज ही प्रदान करते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। उनका ये विश्वास है कि रोगी अपने शेष जीवन को सामान्य दशा में व्यतीत करने की आशा करता है और उन्हें मधुमेह के कारण उत्पन्न कष्ट बहुत कम होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को खाली कंट्रोल कर लिया, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे व्यक्ति फ्री रहता है। एक कार्बोहाइड्रेट ही जब हम किसी को किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे किसी को मिठाई खाने का बड़ा शौक़ है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम उससे मिठाइयाँ खाने से रोक रहे हैं,
चावल बहुत पसंद है, सुबह भी खाना है, रात को भी खाना है, एवरी टाइम खाना है, लेकिन हमने कंट्रोल कर दिया है तो वो उसके दिमाग पर हैमर करता है, वो जोर करता है। कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है, लेकिन उनके जो अल्टरेशंस हैं वो दिए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसको राइस खाने का बहुत मन है तो चावल ऐसे बनाए जाएं जिसमें से स्टार्च पूरी तरह से रिमूव किया जाए और क्वांटिटी जितनी लेते थे उसकी 1/4 या उससे भी कम दी जाए, तो जस्ट उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हमने खाया है। मध्यवर्ती नियंत्रण। अब तीसरे प्रकार का जो कोहन महोदय ने बताया वो था इंटरमीडिएट कंट्रोल। इंटरमीडिएट कंट्रोल में क्या है? इस प्रकार का नियंत्रण उपरोक्त दोनों प्रकार के नियंत्रण का समन्वय है। इसमें होता क्या है? शरीर के सामान्य भार को बनाए रखने के लिए रोगी को पर्याप्त रूप से पोषक तत्वों से युक्त भोजन प्राप्त होता रहे। दूसरा, रोगी सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ होता है और निराशाजनक भविष्य के आभास से मुक्त रहता है। दिन के अधिकांश भाग में मूत्र शर्करा से पूर्णतया या अंशतया मुक्त रहता है। इंसुलिन के प्रयोग से रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा पर नियंत्रण किया जाता है। रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक मात्रा ही प्रयोग में लाई जाती है। मध्यवर्ती नियंत्रण के कारण रोग का ही नहीं बल्कि रोगी का एक व्यक्ति के रूप में उपचार होता है। तो इंटरमीडिएट जो कंट्रोल होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस तीनों से मिलकर के यही नतीजा निकलता है कि कोहन महोदय के अनुसार व्यक्ति को बहुत प्रेशर में नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छी तरह से अपने बीमारी को कंट्रोल कर सके। फुल बैलेंस डाइट, सारे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड सभी चीज़ें, मतलब उसकी डाइट में अभी एक एक न्यूट्रिएंट करके बताऊंगी, उतने सब शामिल होने चाहिए। अब डगाडे एक साइंटिस्ट थे, इनका कहना है कि आहार में नियंत्रण कैसे होना चाहिए। डगाडे महोदय के अनुसार मधुमेह के रोगी के आहार में नियंत्रण निम्नलिखित लाभ होते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे भी खांसी आ रही है तो आप सब भी अपना अपना ख्याल रखो। कल मेरी क्लास में, मैं आपको बता दूं, कल मैं रिवीज़न क्लास डालूंगी क्योंकि आज मैं वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। तो जब वैक्सीन लगती है तो फीवर आता है। तो कल की जो क्लास है स्टूडेंट्स, कल तो आपकी क्लास हो जाएगी, यही वाली क्लास मैं कंटिन्यू करूँगी और नेक्स्ट आगे के क्लासेस के लिए फिर रिवीज़न एक आध दिन डालेंगे। और आप 2020 का ICMR का जो इनटेक है वो निश्चित रूप से याद कर लें, क्योंकि ये जितनी भी डिज़ीज़ पढ़ाई जा रही हैं इनमें आपको डाइट प्लान बनाना है और अकॉर्डिंग टू पेशेंट बनाना है। जब हम नॉर्मल RDA जानेंगे तभी आप पेशेंट का RDA प्लान करके उसका डाइट प्लान बना सकेंगे और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकेंगे। आहार नियंत्रण के द्वारा लगभग 35 रोगियों को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती, ये डगाडे महोदय कहते हैं। आहार नियंत्रण के साथ इंसुलिन का जब उचित प्रकार प्रयोग किया जाता है तो रक्त में शर्करा की सामान्य सीमा बनाए रखना संभव होता है। इसके थक्के या खतरे का कोई भी, मतलब इस तरह से कोई भी धक्का नहीं लगता, शॉक नहीं लगता, ये होने की कोई संभावना नहीं होती। अब डाइटरी मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, मैं RDA इसलिए रिवाइज करने की बात कर रही हूँ कि देखो अब आ गया कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका कैलोरी इंटेक क्या होना चाहिए। पेज नंबर 273 खोल लो, क्योंकि आपको हम कैमरे में पूरा पेज नहीं दिखा सकते हैं, बुक मोटी है, कैमरा कवर नहीं कर रहा है। कैलोरीज़ की आवश्यकता। इस रोग में सामान्य व्यक्ति के समान
मतलब ये कैलोरीज़ की जो आवश्यकता होती है, एक जैसे नॉर्मल व्यक्ति को कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है उतनी ही कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। बस ये है कि अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स और उसका बॉडी वेट क्या है, हाइट क्या है और किस प्रकार का वो वर्क करता है, सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या हैवी वर्कर है, किस प्रकार का वो वर्क करता है, उसके अनुसार कैलोरी की आवश्यकता प्रभावित होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसके प्रति किलोग्राम भार के अनुसार उसे इस प्रकार से हमने कैटेगरी की है, एक टेबल बताई है। सामान्य क्रियाशील जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनको हम सेडेंटरी वर्कर कहते हैं, उनको 35 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के अनुसार लेनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का जो सेडेंटरी वर्कर है उसका भार 50 केजी है, तो 50 केजी वेट होने पर उससे 35 इंटू 50 प्रतिदिन के हिसाब से किलो कैलोरीज बांट कर देनी चाहिए। हल्के कार्य करने वाला व्यक्ति है तो 30 किलो कैलोरीज, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो 40 किलो कैलोरीज, अगर कोई रोगी हो और दिन भर चारपाई पर ही लेटा रहता है तो 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको देना चाहिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चार्ट, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। आज नहीं, आगे के सेमेस्टर्स तक आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल याद रखो। जो सेडेंटरी वर्कर हैं उन्हें 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, पर केजी का मतलब समझ में आया, अगर 50 किलो वज़न है तो 35 इंटू 50। और हल्के हल्के कार्य करता है व्यक्ति और भी कम तो वो 30 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, और कोई हार्ड वर्कर है, मज़दूर है, लेबर है, रिक्शा चालक है, कुली है, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो उसे 40 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, और कोई रोगी ऐसा है जो दिन भर चारपाई पे ही लेटा रहता है तो वो केवल 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। शरीर भार को सामान्य बनाए रखने के लिए कैलोरी में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का भार सामान्य है तो उसे प्रति किलोग्राम मतलब 18 से 26 किलो कैलोरीज चाहिए। 18 से लेकर 20, अगर उसका बॉडी वेट नॉर्मल है तो 18 से लेकर 26 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के अनुसार भी दिया जा सकता है। यदि रोगी का शरीर भार सामान्य से कम है तो फिर बेटा उसको कैलोरीज ज़्यादा बढ़ाकर देनी होंगी ताकि उसका शरीर का भार भी बढ़ सके। शरीर भार सामान्य से बहुत अधिक है यानी वो ओबीज है तो आहार में कैलोरीज की मात्रा कम देनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। इस रोग में प्रोटीन के उपयोग पर बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि कुछ एमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो डेक्सट्रोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 50% डेक्सट्रोज प्रोटीन से प्राप्त होती हैं। ये समझ में, कुछ एमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो एमाइनो एसिड डेक्सट्रोज में, डेक्सट्रोज इज शुगर, एमाइनो एसिड इज प्रोटीन, तो यही प्रोटीन एमाइनो एसिड जो है वो डेक्सट्रोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार डेक्सट्रोज प्रोटीन से प्राप्त होती हैं। कुछ एमाइनो एसिड फैटी एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं जो रक्त में कीटोन्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य व्यक्ति के समान ही मधुमेह के रोगी को प्रोटीन की उतनी ही आवश्यकता होती है, अतः उससे आवश्यकता अनुसार प्रोटीन प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। निम्न प्रकार के रोगियों के आहार में सामान्य मात्रा से अधिक प्रोटीन लाभदायक होती है, जैसे बढ़ता हुआ बालक, किसी की ग्रोइंग एज का जो बच्चा है, अगर वो डायबिटिक है, जुवेनाइल ऑनसेट यानी टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, बच्चा बढ़ रहा है,
उसे निश्चित रूप से प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि कोई गर्भवती माता और दूध पिलाने वाली माता अगर डायबिटिक है तो उसे ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। जिन रोगियों का भार बहुत अधिक कम है उनको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। जिनके रक्त में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है उनको प्रोटीन लेना चाहिए। तो उपयुक्त शरीर भार वाले व्यक्तियों को 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के, नॉर्मली तो हम सब एडल्ट लोगों को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट ही लेना होता है। जैसे मैं आमतौर पर आरडीए भी बताता है जितना हमारा शारीरिक वज़न है। यदि 50 केजी हमारा शारीरिक वज़न है तो हमें 1 ग्राम ही प्रोटीन यानी 50 ग्राम ही प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन इन सब कंडीशन में जब बालक ग्रोइंग एज में है, जब कोई गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली माता डायबिटिक है, यदि डायबिटिक रोगी का भार कम है, यदि डायबिटिक रोगी के रक्त में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रोगी को प्राप्त होनी चाहिए। तो आज स्टूडेंट्स जो मैंने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं आपके साथ वो है कैलोरीज की आवश्यकता फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड प्रोटीन की आवश्यकता। तो आज आप इतना डाइजेस्ट कर लीजिए, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस सभी लोग फिर 100% स्टूडेंट्स अटेंड करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, इनको आप मिस मत करिए। और आगे के कल तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, परसों के लिए आपको रिवीजन क्लास मिल रही है जिसमें आप आरडीए बहुत अच्छी तरह याद कर लें। आरडीए के बिना आप कोई भी डाइट प्लान या कुछ भी कर नहीं सकते। आपको आरडीए फिंगर टिप्स पे बेटा बहुत अच्छा समय मिला है। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए और बॉडी को पूरी तरह एक्टिव रखिए। अपना खुद का ख्याल रखिए और घर के हर व्यक्ति का ख्याल रखिए। कोविड-19 से सबको बचाना है, उससे जीत हासिल करानी है। जिनके भी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।